Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all are well in the current pandemic situation and take a lot of care of yourself in the current situations. Today we will discuss common ion effect, precipitation and redox potential. Dear students, first we will discuss common ion effect. कॉमन आयन इफेक्ट को बेहतर अंदाज में समझने से पहले आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में ज़्यादा समझना होगा। अगर ये रिएक्शन जो आपको नज़र आ रहा है जिसमें एसिटिक एसिड को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो एसिटिक एसिड जो है वो आयनाइज हो जाता है एसीटेट आयन और H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन में। तो क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो एक आयनिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, यानी कि स्टार्ट में एसिटिक एसिड था और फिर एसीटेट आयन की भी कंसंट्रेशन जब एक हद तक हो जाती है तो एसीटेट आयन और H3O पॉजिटिव ये भी मिलके रिवर्सिबल रिएक्शन में एसिटिक एसिड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और एक टाइम आता है कि ये दोनों की जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की ये कांस्टेंट हो जाती है नियरली। तो जब ये कांस्टेंट हो जाए हम इस सिचुएशन को कहते हैं कि अब एक आयनिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया है। तो इस आयनिक इक्विलिब्रियम को आप ध्यान में रखें तो फिर हम कॉमन आयन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इस टर्म को देखें कॉमन आयन को तो इट मीन्स कि ऐसा आयन जो कॉमन हो, यानी कि कोई दो स्पीशीज ऐसी मिल जाएं जो कि एक ही आयन को प्रोड्यूस कर रही हो तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, हम उसे कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। Common ion effect is the shift in an ionic equilibrium caused by the addition of solute that provides an ion that take part in the equilibrium। यानी कि इक्विलिब्रियम में जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि अगर इस इक्विलिब्रियम में हम किसी एक ऐसी स्पीशी को ऐड कर लें तो एक ऐसा सल्यूट डाल दें जिसके पास इन आयन्स में जैसे कि एसीटेट आयन और H3O पॉजिटिव है, अगर कोई ऐसी स्पीशी हो जो इन दोनों आयन्स को लिबरेट करे या दोनों आयन में से किसी एक आयन को प्रोवाइड करे तो फिर उस स्पीशी की कंसंट्रेशन की वजह से इस रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम है इस पे क्या इफेक्ट होगा, इसको हम कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं या एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो एसीटेट आयन और H3O पॉजिटिव जो है वो हमें मिलता है। और अगर इन दो आयन्स एसीटेट आयन और H3O पॉजिटिव आयन में से किसी एक आयन को भी हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें किसी और स्पीशी के एडअप करने से तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल सिचुएशन में ज्यादा जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन है वो कम हो जाएगी। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज डिक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि अगर हम इसमें HCl थोड़ा डाल दें तब भी एसिटिक एसिड की जो इसकी आयनाइजेशन है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एसीटेट आयन द एडिशन ऑफ एसीटेट आयन फ्रॉम सोडियम एसीटेट, यानी कि थोड़ा सा सोडियम एसीटेट अगर हम इस सोल्यूशन में डाल दें तो सोडियम एसीटेट भी एसीटेट आयन लिबरेट करेगा टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन रिप्रेसिस, यानी कि एसीटेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय द कॉमन आयन इफेक्ट, इस कॉमन आयन की वजह से, यानी कि इस रिएक्शन में जो दो आयन बन रहे हैं एक एसीटेट आयन और एक H3O पॉजिटिव आयन, अगर हम HCl डाल दें तब भी रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और अगर हम सोडियम एसीटेट डाल दें तब भी रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज फ्रॉम द ली शटलियर प्रिंसिपल। तो आप इस ली शटलियर प्रिंसिपल को ज़रा अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा और वहाँ से हम कॉमन आयन इफेक्ट को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। ली शटलियर प्रिंसिपल को सिंपली हम ऐसे कह देख सकते हैं कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए
तो वो इक्विलिब्रियम उस डिस्टरबेंस को के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए अपने अंदर ऐसी चेंजेस करता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है या रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, ताकि जो चेंजेस हमने की हैं वो चेंजेस किसी सल्यूट को ऐड करना भी हो सकता है, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करना भी हो सकता है। तो इस तमाम जो भी चेंजेस हम लेके आते हैं कंडीशंस में, उनके इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश को हम ली शैटलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। सो एसिटिक एसिड की एग्जांपल से हमने देखा कि अगर हम कोई भी सल्यूट ऐड करते हैं जो कि ऐसे आयन को प्रोड्यूस करे जो कि कॉमन हो, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है उस साइड पे ताकि इफेक्ट कम से कम हो। जैसे कि एसिटिक एसिड में रिवर्सिबल रिएक्शन फेवरेबल हो जाता है अगर हम सोडियम एसीटेट या HCl डाल दें। सो हम इसको जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि the dissociation of a weak electrolyte is decreased by adding to the solution a strong electrolyte that has an ion in common with the weak electrolyte। यानी कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम उसके कॉमन आयन को ऐड कर दें तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इस इफेक्ट को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें अमोनिया की वाटर में सॉल्यूशन को, तो NH3 जब डिसॉल्व होता है वाटर में तो NH4 अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करता है। सो द आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक बेसिस like of NH3 is repressed or decreased by the addition of ammonium salt providing NH4 ion अमोनियम आयन। यानी कि अगर हम इसी सॉल्यूशन में अगर कोई अमोनियम सॉल्ट डाल दें जैसे कि अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो क्या होगा, उस अमोनियम के सॉल्यूशन की वजह से NH3 की जो डिसोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक एग्जांपल है वीक बेस की के कॉमन आयन की वजह से उसका जो इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। The common ion effect also accounts for the reduction in solubility of an ionic solid brought about by the presence of additional cation or anion in common with those of the solid। यानी कि अगर कोई आयनिक स्पीशी है, आयनिक कंपाउंड है, उसका सॉल्यूशन है, तो अगर उसमें भी हम किसी कॉमन आयन को एडअप कर दें तो जो आयनिक सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें अमोनियम क्लोराइड AgCl की, अगर आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये Ag प्लस और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसी सोल्यूशन में थोड़ा सा NaCl डाल दें तो अब क्या होगा, NaCl की वजह से NaCl एक कॉमन आयन जो कि क्लोराइड आयन है वो प्रोड्यूस करेगा, और जो इस रिएक्शन का जो शिफ्ट है वो रिवर्सिबल की तरफ हो जाएगा, यानी कि AgCl ज्यादा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, AgCl ज्यादा बन रहा होगा बनिस्बत के इसकी आयनाइज्ड फॉर्म Ag प्लस और Cl नेगेटिव के। तो ये भी एक कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये एक शिफ्ट है और AgCl हमें उसकी प्रेसिपिटेशन ज्यादा मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दो फैक्टर्स को जहन में रखें, एक तो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के बाद अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए यानी कि उसकी ज़्यादा आयनाइजिंग पावर हो, और दूसरा उसमें एक कॉमन आयन भी हो, तो इन दो की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और यही प्रेसिपिटेशन जो है हम यूज़ करते रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक एंड एसिडिक आयंस। सो अब इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से ये कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ अप्लाई हो सकता है। इसकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट
या हम इससे किसी भी आयनिक सॉल्ट को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो वही दो बातें जब मैंने आपको बताई कि एक कॉमन सॉल्ट डाल दिया जाए और एक ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्ट डाला जाए, तो जो कॉमन आयन होगा उसकी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से वो जो भी आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो हम इसको प्योरीफाई कर। सो अगर हमारे पास इनप्योर सोडियम क्लोराइड है, तो हम अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें, तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। और फिर हम उसमें थोड़ा सा अगर एसिड डाल दें HCl, तो वो HCl एसिड क्या करेगा, अब एक कॉमन आयन हो जाएगा उसमें क्लोराइड आयन, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग आयनाइजेबल है, तो ये ज्यादा आयनाइज होगा HCl। तो क्लोराइड आयन की उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से NaCl जो है वो वापस सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो प्रेसिपिटेट आउट होगा। अब जब वो NaCl प्रेसिपिटेट आउट होगा, तो वो प्योर फॉर्म में होगा एज कंपेयर टू जो हमने उसको डिसॉल्व किया था, और अकॉर्डिंग टू दी Kc, जो कि कांस्टेंट है और इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो इसी तरीके से फिर हम अगर HCl गैस या कंसंट्रेशन ऑफ HCl पास कर दें, तो उसमें से जो NaCl है वो प्योरीफाई होके सॉलिडिफाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने सॉल्ट एनालिसिस में ग्रुप टू के जो भी कंपाउंड से उसमें जो भी एलिमेंट्स है जिसमें Hg, मरकरी, प्लम्बस, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टेनस एंड स्टेनिक, ये सब जो है गुड सल्फाइड्स बनाने के काबिल होते हैं। तो जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे तो इनके सल्फाइड्स प्रेजेंट अगर हों, तो वो सल्फाइड रिलेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हमारे पास ग्रुप टू का कोई भी सॉल्ट है, तो जब हम उसमें H2S गैस पास करते हैं और उसमें थोड़ा सा एसिडिक मीडिया होता है, यानी कि HCl उसमें मौजूद होता है, तो फिर क्या होगा कि जी H कॉमन आयन की वजह से H2S गैस वापस प्रेसिपिटेट होती है और सल्फाइड आयन बन जाते हैं, जैसे कि आप ये इस रिएक्शन से देख सकते हैं। तो जो सल्फाइड आयन है वो रिएक्ट कर लेंगे इन ग्रुप टू के मेंबर्स के साथ, और जैसे कि अगर लेड है तो लेड सल्फाइड, कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, और वो इस कॉमन आयन की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ये याद रखिए कि ग्रुप टू के जो मेंबर्स हैं दे आर लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू दी सल्फाइड आयंस ऑफ ग्रुप फोर। सो ग्रुप टू के जो है, अगर ग्रुप टू के सॉल्ट प्रेजेंट होगा, तो वो जब हम उसमें से H2S और HCl पास करेंगे, तो कॉमन आयन की वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एज ए सल्फाइड। सिमिलरली अगर हम थर्ड ग्रुप को देखें सॉल्ट एनालिसिस में, तो जो इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं आयरन के, क्रोमियम के और एल्यूमिनियम के, दे आर लेस सॉल्युबल, और ये भी प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं अगर ये बने। तो हम कॉमन आयन के मेथड को यूज करते हुए हम इनका पता कैसे लगा सकते हैं कि जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, तो ये जितने भी मेंबर्स हैं वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं OH से रिएक्ट करके। तो जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड डालते हैं वो ज्यादा उसमें सोलुबल होता है या ज्यादा आयनाइजेबल होता है, तो वो क्या करता है, अमोनियम आयन को सुप्रेस कर देता है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये दोबारा से कॉमन आयन की वजह से प्रेसिपिटेट होना शुरू होता है। और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बन रहा होता है, तो हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सॉल्यूशन में। तो ये जो आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम है, ये हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। तो जब ये हाइड्रोक्साइड बनेंगे, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड रिलेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ये देखा कि कॉमन आयन की वजह से जब हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो इन ग्रुप थ्री के मेंबर्स के हाइड्रोक्साइड्स बन गए, और जैसे ही हमने उस पर अमोनियम क्लोराइड डालेंगे,
तो कॉमन आयन की वजह से, अमोनियम एक कॉमन आयन है, उसकी वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोबारा बनने की तरफ जाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड जो आयरन के, क्रोमियम के और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड बने होंगे, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये याद रहे कि ग्रुप 4, 5 और 6 के जो मेंबर्स हैं, इनके हाइड्रोक्साइड रिलेटिवली ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे, सिर्फ ग्रुप 3 के हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट होंगे। तो अगर प्रेसिपिटेशन होती है तो हमें ये इंडिकेशन हो जाती है कि कोई भी ग्रुप 3 का मेंबर प्रेजेंट है, और ये इंडिकेशन के बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट के जरिए कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें आयरन मौजूद था, क्रोमियम या एल्यूमिनियम। ग्रुप 2 के आइडेंटिफिकेशन के वक्त हमने देखा था कि ग्रुप 2 के सल्फाइड्स लेस सॉल्युबल होते हैं और वो पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो अगर ग्रुप 2 भी प्रेजेंट नहीं है और ग्रुप 3 भी प्रेजेंट नहीं है, तो ग्रुप 4 भी साल्ट एनालिसिस में हम ऑन द बेस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट हम कर सकते हैं, और इस ग्रुप 4 का भी जो रिएजेंट है वो H2S और अमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है कि जी जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस, और जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड डालें तो अमोनियम जो एक कॉमन आयन है उसकी वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होने की या उसकी जो सॉल्युबिलिटी है कम हो जाती है, और सल्फाइड जो हैं वो बन जाते हैं। तो इस जिंक के, मैंगनीज के, निकल के और कोबाल्ट के जो सल्फाइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। Similarly, in the identification of group 5, ग्रुप 5 का भी जो रिएजेंट है दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। सो जब हम अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं तो ये भी अमोनियम आइंस और कार्बोनेट आइंस देगा, और कार्बोनेट्स उससे रिएक्ट कर लेंगे जो कि ग्रुप 5 के मेंबर है, जैसे कि मैग्नीशियम सॉल्ट के। और जब हम इसमें अमोनियम कार्बोनेट के बाद जब हम इसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल है, और अमोनियम चूंकि कॉमन आयन है तो उसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट आउट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनेट आइंस उस सोल्यूशन में रह जाएंगे। तो जब उस सोल्यूशन में कार्बोनेट आयन होंगे तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से लेट से रिएक्ट करेंगे और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट लेस सॉल्युबल है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कॉमन आयन इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है इसकी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इसको समझना है। इसके लिए आपको मैं दो असाइनमेंट के दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो आपने ली शेटलियर्स प्रिंसिपल को कंप्लीट अच्छे तरीके से इसको स्टडी कीजिए, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा, आपने ग्रुप 2, 3, 4 और 5 में जो कॉमन आयन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन है जो यहाँ पे नहीं दिखाए गए, आपने कंप्लीट केमिकल रिएक्शन लिखने हैं। लेट्स से अगर आप फिफ्थ मेंबर का मैग्नीशियम की अगर आप लिखना चाह रहे हैं, तो आपने लिखना है कि कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट थे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, और फिर उसके कार्बोनेट्स कैसे बने, कि कार्बोनेट मौजूद था, बाकी आयन क्यों मौजूद नहीं थे, ड्यू टू कॉमन आयन। तो आपने इसकी कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ द सॉल्ट एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल ऑफ ग्रुप 2, 3, 4 एंड 5 आपने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के जरिए आपने इसको शो करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, आपके पास इसके लिए एक वीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेसिपिटेशन। हम इससे पहले प्रेसिपिटेशन की बात करते आएंगे। सो अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड, यानी कि कोई चीज सॉल्युबल थी किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से, जैसे कि खासकर हमने देखा कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो चीज अगर दोबारा इनसॉल्युबल हो जाए या लेस सॉल्युबल हो जाए और सॉलिड फॉर्म में वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो हम उसे कहेंगे प्रेसिपिटेट। सो द सॉलिड कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन। So reaction that results in the formation of an insoluble product are known as precipitation reactions। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई सॉलिड अपीयर हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो और वो सॉल्युबल ना हो,
तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Dear students, our next topic is redox potential. So redox potential is a measure of the tendency of an element or ion to gain or lose electrons. It is combined term involving oxidation and reduction potential. बेटा जैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके थे कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, तो उसी तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट की या आयन की या स्पीशी की जो उसकी टेंडेंसी है कि जी वो कितनी इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या उसको लूज कर सकता है, तो हम उसको कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। यानी कि अगर जल्दी कोई कंपाउंड या स्पीशी उसको अट्रैक्ट कर सकती है या गेन लूज कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम कहेंगे कि जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है, और वैसे वर्सा। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको पता है कि जी दो इलेक्ट्रोड होते हैं किसी भी सेल में, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक ऑक्सीडेशन हो रही होती है और एक सेल पे रिडक्शन हो रही होती है एट ए टाइम। So the potential difference between the electrodes and a solution containing its own ion in equilibrium is called single electrode potential or half cell potential। यानी कि जो इलेक्ट्रोड और उस सॉल्यूशन में उसी के आयन, अब इसमें बेटा ऐसे होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो सॉलिड होता है इलेक्ट्रोड, और उसी के आयंस का सॉल्यूशन बनाया होता है हमने, ये सेल की बात हो रही है। तो उस इलेक्ट्रोड और उस सॉल्यूशन के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल। तो डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, अब उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल का फर्क होता है इलेक्ट्रोड के और सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे जो मेटल का लूज करना है इलेक्ट्रॉन या गेन करना है, तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मे बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर उनके दरमियान पोटेंशियल ऐसा है कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएं या इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ जाएं, तो इन बोथ केसेस में एक जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इलेक्ट्रोड का और एक जगह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम कहेंगे जी रिडक्शन पोटेंशियल है, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए मेटल indicates its electron losing tendency, while reduction potential represents the electron gaining capacity of the metal. So the unit of electrode potential is volt. A voltaic cell employs a spontaneous oxidation reduction reaction as a source of energy। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है किसी भी सेल में जिसे हम वोल्टाइक सेल बोलते हैं, वो एक्चुअली एनर्जी का बायस होता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड टू सेपरेट द रिएक्शन फिजिकली इनटू टू हाफ रिएक्शन। तो दो हाफ रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक जगह जैसे हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा हाफ सेल में, और दूसरी जगह रिडक्शन पोटेंशियल होगा, one involving oxidation and other reduction, with electron moving from the oxidation half reaction through the external circuit to the reduction half reaction। यानी कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये मूव थ्रू करेंगे एक्सटर्नल सर्किट। तो उस सर्किट में अगर कोई भी चीज हम कनेक्ट कर देंगे, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, तो हम कहेंगे जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। A simple half cell can be made from a metal strip that dips into the solution of its metal ion। यानी कि हम इसको बना सकते हैं कि एक मेटल की स्ट्रिप हो और उसको हम मेटल के आयन में ही अगर डिप कर दें तो वो हाफ सेल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जिंक हाफ सेल, इसको हम जिंक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ये बनेगा अगर हम जिंक मेटल की स्ट्रिप को डिप कर दें जिंक सॉल्ट के सॉल्यूशन में। इसी तरीके से अनदर सिंपल हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ कॉपर मेटल स्ट्रिप, और अगर हम उसको कॉपर सॉल्ट में डिप कर दें तो हम कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। In a voltaic cell, the two half cells are connected in such a way that the electron flow from one metal electrode to other थ्रू एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सर्किट। यानी कि एक हम ऐसा हाफ सेल लेंगे जहां पे ऑक्सीडेशन हो, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, और एक ऐसा हाफ सेल लेंगे जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो जब हम उनको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं
तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो हम कहेंगे कि दिस इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो द टू rods are connected externally by a wire and the two solutions are connected internally by a salt bridge. तो एक एक्सटर्नली वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है और जो दोनों सॉल्यूशंस हैं उनको एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है. तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रॉम द रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू रिडक्शन पोटेंशियल वो मूव ऑन करते रहते हैं और एक इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है वो कंप्लीट रहता है. Dear students, hope you have understood well the three topics we have discussed today. And if you have any question regarding common ion effect or the other two, you are more than welcome. Thank you for your patience. Allah Hafiz.